बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर कंसिस्ट कर रहा है क्रिटिकल चेन स्केजुलिंग के ऊपर। इसका कॉन्सेप्ट क्या है और ये यूज़ किस तरह से हो सकता है स्केजुलिंग करने के लिए, और हम कुछ टॉपिक्स और स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में जो हम कवर करने जा रहे हैं वो क्रिटिकल चेन स्केजुलिंग का मेथड है, इसका कॉन्सेप्ट है, बफर्स क्या होते हैं इसको देखेंगे, और पर्ट के बारे में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्रिटिकल चेन स्केजुलिंग से स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा मेथड है जो कि उस टाइम यूज किया जा सकता है जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज मौजूद हैं, प्रोजेक्ट का टाइम भी लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। तो फिर हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो क्रिटिकल चेन स्केजुलिंग का हम यूज कर सकते हैं टू मेक श्योर कि हमारी चीज है वो टाइम पे कंप्लीट कर लें। ये कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास यूज होती है थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, टीओसी के नाम से। ये फिलॉसफी इस्टेब्लिश की गई थी इलायो के तरफ से, और इसका पर्पस ये है कि आप सिस्टम को मैनेजेबल बना सकते हैं बाय मेकिंग योर गोल्स इनटू स्मॉल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। यानी आप सिस्टम को ओवरऑल जो काम है, अगर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड भी हैं, सिस्टम जो है उसको हम स्टिल मैनेजेबल बना सकते हैं। यानी बाय लिविंग, बाय रिमेनिंग इनटू द लिमिटेड time, limited constraint, limited budget, we can still apply theory of constraints and keep it simple and make it achievable. ठीक है, कैसे करेंगे? हमारा पर्पस क्या होता है कि हम मल्टीटास्किंग को मिनिमाइज करें, और उसके अलावा जो हम क्या काम करें, हम क्रिटिकल चेन को अप्लाई करें मल्टीटास्किंग की बजाय, ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली अप्लाई हो सकें। एग्जाम्पल देखते हैं ये चीज समझने के लिए। हमारे पास एक टास्क है, लेट्स से उसमें हमने 3 टास्क कंप्लीट करने एक प्रोजेक्ट के अंदर। उसमें टास्क 1 लेट्स से वो 10 डेज लेता है, टास्क 2 भी 10 डेज लेता है, और टास्क 3 भी 10 डेज लेता है। अगर हम विदाउट मल्टीटास्किंग ये काम कर रहे हैं तो काम किस तरह से होगा? पहले आप 10 डेज टास्क 1 पे इम्प्लीमेंट करेंगे, नेक्स्ट 10 डेज टास्क 2, और आफ्टर 20 डेज आपके 2 टास्क कंप्लीट होंगे, और देन टास्क 3 के लिए आपको अगेन 10 डेज, यानी टोटल इन 30 डेज आपको 3 टास्क कंप्लीट करने पड़े अगर आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं। अब अगर आप मल्टीटास्किंग कर लेते हैं तो उसमें क्या हो रहा है? आपने कुछ दिन लगाए, 5 डेज लगाए टास्क 1 पे, देन आपने इन्हीं 5 डेज में टास्क 2 भी किया, टास्क 3 भी किया, कुछ काम, यानी आपने जो है वो आफ्टर 20 डेज आपके पास टास्क 1 और 2 और 3 के कुछ पार्ट्स कंप्लीट हैं। ठीक है, और रिमेनिंग जो है आपके 5 डेज में आप टास्क 2 कंप्लीट कर सकते हैं, और रिमेनिंग जो है वो डेज में आप टास्क 3 कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आप हमारे पास जो टास्क 30 डेज में कंप्लीट हो रहा था वो टास्क जो है यानी 3 के 3 टास्क जो है वो 25 डेज में मल्टीटास्किंग के साथ कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, बफर्स का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से हेल्प करता है? एक एडिशनल टाइम अगर हम अप्लाई कर दें टू कंप्लीट अ टास्क, उसको हम बफर कहते हैं। यानी हम ऐसा कुछ टाइम रख लेते हैं जो हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि अगर लेट से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो गिवन टाइम में कंप्लीट नहीं होता तो कुछ एडिशनल टाइम एज अ रिस्क मैनेजमेंट हम अटैच कर लेते हैं अपने स्केड्यूल में, ताकि हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटी बन जाए टाइम पे कंप्लीट होने की। मर्फीज लॉ के अकॉर्डिंगली अगर कुछ गलत हो सकता है तो वो डेफिनेटली होगा। यानी बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप इस चीज को माइंड में रखें, इफ यू हैव अ पॉसिबिलिटी दैट समथिंग कैन गो रॉन्ग, always consider that it will go wrong, क्योंकि we have to consider the worst case scenarios as well, so this Murphy's law has to be considered। और हमारे पास पार्किंसंस लॉ क्या कहता है कि हमारा जो वर्क है वो एक्सपैंड करेगा। जितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है हम कोशिश भी करें ना कि हम गिवन टाइम से पहले कंप्लीट कर लें, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव ऑब्जर्व दैट कि वर्क एक्सपैंड्स, सो हमारे पास गिवन टाइम के अंदर हमें काम कंप्लीट करना पड़ता है। इसी लॉ को हमने ये कहा था
कि अगर हम ये देख लें कि हमारे पास जितना भी टाइम है वर्क को अपने उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेंड करें, ताकि हमारे पास वर्क के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट डिपेंड ना कर रहा हो, बल्कि प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वर्क डिपेंड कर रहा हो। ठीक है, तो पार्किंसंस लॉ के भी हमें माइंड में रखना पड़ेगा। सो एडिशनल एस्टिमेट जब हम लगाते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या है, बफर क्या, कि एक बफर अटैच कर दिया जाता है टास्क के एंड पे, और अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो उसको यूज कर लेते हैं, अगर जरूरत नहीं पड़ती तो यूज नहीं किया जाता। क्रिटिकल चेन स्केजुलिंग जो है वो इंडिविजुअल टास्क से बफर रिमूव कर देती है, लेकिन ये बफर क्रिएट करती है दो तरह के, एक है प्रोजेक्ट बफर, दूसरे हैं फीडिंग बफर्स। यानी बजाय से कि आप ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर बफरिंग अटैच करें, पूरा प्रोजेक्ट है उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम हो, क्रिटिकल चेन स्केजुलिंग में ये होता है कि हमने दो टाइप्स के बफर डिफाइन किए हुए, या प्रोजेक्ट बफर के तौर पे हम प्रोजेक्ट की ड्यू डेट से पहले एडिशनल टाइम अटैच कर देते हैं, उसे हम प्रोजेक्ट बफर कहते हैं। और फीडिंग बफर क्या है कि हम टास्क से पहले जो है एक टाइम ऐड कर देते हैं, बफर ऐड कर देते हैं, लेकिन वो टास्क जो कि क्रिटिकल पाथ के ऊपर है। अब ये इंपॉर्टेंट है, हम तमाम के तमाम टास्क के अंदर बफर्स ऐड नहीं कर रहे, हमें सिर्फ कंसिडर करने हैं वो टास्क जो कि क्रिटिकल पाथ के ऊपर है, उनमें चांसेस, उनमें पॉसिबिलिटीज हैं कि शायद वो लेट हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ फीडिंग बफर हम उनमें अटैच करते हैं। उसका फायदा हमें क्या होता है कि हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट लेट डिलीवरी से बच जाता है, सेव हो जाता है, हमारी एस्टिमेशन है ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है, और हम प्रोजेक्ट को प्रॉपरली मैनेज कर पाते हैं। सो बफर्स का फायदा क्या हो गया, दे आर अप्लाइड ऑन अ प्रोजेक्ट टू मेक श्योर कि प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो जाए और टाइम पे डिलीवर हो जाए, और डिलीवरी डेट्स जो है उसकी वेरिएशन से हम बच सकें। ये आपको कुछ एक डायग्राम में शो किया गया है कि हमारे पास लेट्स से A1 और A2 ये एक्टिविटीज है, हमारे टास्क है। अब यहाँ पर बजाय इसके कि हम हर एक्टिविटी के अंदर जो है एक बफर अटैच करें, हमने क्या किया कि हमने कुछ बफर्स अटैच कर दिए सिर्फ उन एक्टिविटीज पे जो हमें फील हो रहा था कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर ऑन क्रिटिकल पाथ, ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। सो ये हमारे पास आ गया फीडिंग बफर, जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर में नजर आ रहा है। जब एक्टिविटी एक एंड हो रही है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ न्यू एक्टिविटी, यहाँ पर एक फीडिंग बफर अटैच कर दिया गया। ये वो एडिशनल टाइम है जो शायद हो सकता है कि A2 ज्यादा एक्सटेंड हो जाए, तो इस फीडिंग बफर को वो कंज्यूम कर ले, उस टाइम को वो कंज्यूम कर ले। हो सकता है वो जल्दी एंड हो जाए और उसको ये बफर कंज्यूम ना करना पड़े, उस सूरत हाल में ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए कि हम A7 पे पहुंच जाएंगे। प्रोजेक्ट बफर क्या है, जब हमारे पास तमाम एक्टिविटीज एंड हो रही हैं, उसके बाद हमने कुछ टाइम जो है वो सेपरेट अटैच किया है प्रोजेक्ट के साथ कि मे बी दिस एक्टिविटी विच इज इंटीग्रेटिंग ऑल दीज एक्टिविटीज, इट मे कंज्यूम मोर टाइम, उसकी वजह से हमें प्रोजेक्ट को में लेट डिलीवरी के चांसेस हो सकते हैं। टू अवॉइड दैट हमने कहा कि एक प्रोजेक्ट बफर अटैच कर दे जो प्रोजेक्ट के कंप्लीशन से पहले हो, यदि हमने जो डेट उनको देनी है, जो टाइम देना है, वो इन सब चीजों को कंज्यूम करके हमने फिर एक पॉसिबल स्केड्यूल को प्रोवाइड करना है। सो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फीडिंग बफर अगर हमारे पास प्रॉपर साइज का है तो जो डिपेंडेंट टास्क हैं वो हमारे पास आसानी ये हो जाती है कि हमें वी कैन स्टार्ट अर्ली एज सून एज द predecessor task या dependent task it's completed। यानी हमें ये जरूरी नहीं है कि वी हैव टू कंज्यूम द बफर एंड वी हैव टू फॉलो द टाइमलाइन। अगर हमारे पास कोई टास्क बिफोर द डेडलाइन कंप्लीट हो जाता है तो हम नेक्स्ट टास्क को अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं। फीडिंग बफर्स का ये फायदा है हमें। So with the feeding buffer, we do not have to wait for non-critical chain task to complete। हम जो हमारे पास नॉन चेन टास्क है, नॉन क्रिटिकल चेन टास्क है, उनको हमें कंप्लीट के लिए होने के लिए वेट की जरूरत नहीं है। हमारी जैसी एक्टिविटी खत्म होती है हम नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं। क्रिटिकल चेन मूव्स फास्टर टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट कंप्लीशन, इसकी वजह से हमें फायदा ये होता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ हम तेजी से मूव कर सकते हैं। सो एक और कॉन्सेप्ट भी यूज होता है जब हम मल्टीपल किस्म के प्रोजेक्ट्स एक ऑर्गेनाइजेशन में रन कर रहे हो, तो क्रिटिकल चेन स्केजुलिंग का जो मेथड है वो आपको अलाउ करता है कि आप कैपेसिटी बफर्स भी अटैच कर दें।
ये बफर्स यूज होते हैं टू मेक श्योर कि हम जो है वो परफॉर्मेंसेस दूसरे प्रोजेक्ट्स की एक दूसरे के साथ आइसोलेट कर सकें, ताकि एक प्रोजेक्ट जो है वो दूसरे पे इम्पेक्ट ना करे. So resource buffers are another type of buffer which are used to employ in order to manage the impact by the resources of the project. So रिसोर्स बफर्स कौन से बफर्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं कि हम मेक श्योर करें कि अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रन हो रहे हैं तो रिसोर्सेज एक ही प्रोजेक्ट की तरफ से कंज्यूम ना हो जाए, हमें रिसोर्स मैनेज करने आसान हो. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है PERT, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. This technique is used again to estimate and to schedule the things in more efficient manner. हमारे पास जो डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स थी जैसे CPM, फंक्शन पॉइंट काउंटिंग, टॉप डाउन एस्टिमेट, डिफरेंट किस्म की ये टेक्निक जो है वो उनसे ज्यादा सक्सेसफुल प्रूव हुई है एट टाइम्स. इट वाज डेवलप्ड इन 1950 और यूएस नेवी ने ये टेक्निक डेवलप की थी और इसका पर्पस ये था कि जो डिफरेंट किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनके लिए मेक श्योर किया जाए कि जो टाइम स्पेसिफाई कर रहे हैं वो टाइम जो है वो एक्यूरेट है कि नहीं है. सो ये जो जिस प्रोजेक्ट के लिए PERT की मेथोडोलॉजी डिप्लॉय की गई थी उससे फायदा क्या हुआ था कि वो जो प्रोजेक्ट था एस्टिमेटेड टाइम से 2 साल जल्दी कंप्लीट हो गया था. सो इट वाज वेरी पॉजिटिव थिंग. अदरवाइज प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं कि लेट ही हो रहे होते हैं, जल्दी कंप्लीट नहीं हो रहा होता कोई भी. PERT इज एक्चुअली अबाउट मैनेजिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज, यानी हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज प्रोजेक्ट को लेके क्या क्या है, हमारे पास पॉसिबल चांसेस, हमारे पास पॉसिबल रूट्स क्या बन रहे हैं. इट्स दे जो एक्टिविटी है, ये जो टेक्निक है, कंसिस्ट करती है एक मैप के ऊपर. इसमें मल्टीपल नोड्स होती हैं और हर नोड जो है एक इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. एक्टिविटीज जो है एक एरोज के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती हैं और वो शो करती हैं कि वो मूव किस तरह से एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से किस तरह से कनेक्टेड है. दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो हमारे पास अर्ली टाइम TE, टाइम अर्ली, एंड दूसरा कॉन्सेप्ट यूज होता है लेटेस्ट टाइम TL. ये दो चीजें जो है वो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं PERT मेथडोलॉजी को यूज करते हुए और हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास हर एक्टिविटी के लिए स्लैक टाइम कितना होना चाहिए. जब PERT की हम बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्टैटिक्स हम यूज करते हैं, चेक करते हैं टू कैलकुलेट द राउट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ. ये एक एग्जांपल आपको नजर आ रही है यहाँ पे हमारे पास ये कुछ स्टेट्स हैं 1 2 3 की फॉर्म में ये आपको नजर आ रही हैं और यहीं पे हमारे पास अर्ली टाइम है जो यानी कि हमारे पास एस्टिमेटेड टाइम है वो नजर आ रहा है आपको कि हर स्टेट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एस्टिमेटेड टाइम ये है. तो ये टेक्निक को हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ. ठीक है, इस लेक्चर में हम इसका पूरा मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आपका PERT चार्ट है वो कुछ इस फॉर्म में बनता है और इसको यूज करते हुए आप अपना क्रिटिकल पाथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं. आप PERT चार्ट को इस फॉर्म में व्यू करेंगे. उसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट स्केजुलिंग के डिफरेंट कंपैरिजन हम देख लेते हैं. हमारे पास जो PERT है यानी प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, हमारे पास मेथड था क्रिटिकल पाथ मेथड जो हमने क्रिटिकल पाथ फाइंड किया था. ये दो मेथड्स हैं. देन इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी डेवलप्ड है अर्ली प्रोजेक्ट्स की हम उसको यूज कर सकते हैं स्केजुलिंग करने के लिए कि हमारे पास प्रीवियस प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट हुए थे, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये किस टाइम में कंप्लीट हो सकता है. और इसमें हम क्या देखते हैं, हम एफर्ट का एस्टिमेट भी देख सकते हैं प्रीवियस प्रोजेक्ट का, जो फंक्शनैलिटी है उसको भी डिकम्पोजिशन उसके करके वो भी चेक कर सकते हैं. हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास प्रोसेस मॉडल अप्रोप्रिएट और टास्क सेट जो था वो कौन से हैं और डिकम्पोजिशन ऑफ टास्क किस तरह से हुई हुई है. हमें टास्क सेट भी आइडेंटिफाई करना देख लिया है प्रीवियस लेक्चर में. हमने एस्टिमेशन टेक्निक्स भी देख ली हैं एफर्ट्स की. अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है तो हम इनको प्रॉपरली यूज करते हुए प्रीवियस प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए हम एक अच्छी स्केजुलिंग कर सकते हैं. अगर PERT और CPM की बात करें तो दोनों ही टेक्निक्स अच्छी हैं, लेकिन जो हमारे पास ये टेक्निक अलाउ करती है कि हम क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई कर लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी वी हैव टू नो दैट विच टास्क
ऑफ द प्रोजेक्ट आर वेरी क्रिटिकल टू द प्रोजेक्ट, और हमें किसको जो है वो ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा हमें ज़्यादा कंसिडरेशन उसकी तरफ देनी है। तो क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम टाइम आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, हमें ये भी बताते हैं कि मोस्ट लाइकली एस्टिमेट क्या है, एंड देन उसकी वजह से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक किस्म के टास्क के लिए टाइम विंडो क्या बन रही है, ये बाउंड्री टाइम्स क्या है, हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रेफरेंसेस थे आज के लेक्चर के लिए। हमने आज के लेक्चर जो था चैप्टर नंबर 24 प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग प्रेसमेंट की बुक से देखा है। आप फर्दर रीडिंग के लिए इन लिंक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। नो क्वेश्चन? नो मैम, कोई क्वेश्चन? नो मैम। ऑलराइट, आज का हमारा लेक्चर फिर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी नेक्स्ट चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।